हाय, ये मैटर नहीं करता कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आप तालिब इल्म हैं या नहीं हैं, लेकिन जो चीजें मैं अभी बताने जा रहा हूं वो एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबके लिए जरूरी हैं। आज के जो सवाल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट हैपन इफ यू ईट पॉइजन। अगर आप जहर खा लेते हैं तो क्या होता है। व्हाट इफ वाई एंटीबायोटिक रिटार्ड मेटाबॉलिज्म। मैं हमेशा कह रहा होता हूं कि एंटीबायोटिक से बचें, मेडिसन अवे अवे, इनको दूर रखें, आप इनके पास ना जाएं, क्योंकि जहां इनका एक फायदा हजारों नुकसानात भी हैं। और बिलखसूस जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो बायोलॉजी के साथ कंसर्न लोग देख रहे हैं, तो जब आप पढ़ाते हैं मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स तो वहां पर आप डिस्कस करते हैं ऑल एंटीबायोटिक्स रिटार्ड मेटाबॉलिज्म हाउ, कैसे करती हैं, हम डिस्कस करेंगे। वाई ड्रग अपसेट द स्टोमिक, जहां मेडिसिन के और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वहां पर यह भी होती हैं कि आपका स्टोमिक अपसेट हो जाता है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमेशा डॉक्टर आपको कह रहे होते हैं कि लाइट आपने ग़िज़ा लेनी है। लाइट ग़िज़ा की दो रीजन होती हैं कि किस वजह से वो आपने लाइट ग़िज़ा लेनी है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल स्टूडेंट के लिए मैंने रखा है कि एक बार एंट्री टेस्ट में भी आ चुका है, नॉर्मल आपके पेपर में भी आ सकता है। आप पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट दे रहे हैं, आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी बायो से रिलेटेड कोई टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मस्ट रिमेंबर कि ये कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे, मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपका एमसीक्यूज गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिटर इज शोन इन द डायग्राम। अब मैंने यहां पर डायग्राम आपके सामने जो शेयर करनी है, तो आप देखेंगे कि आपने इस इनहिबिटर को आइडेंटिफाई करना है। सर, मैं डायग्राम को देखकर मैं कैसे बता सकता हूं कि ये कौन सा इनहिबिटर है? तो सवाल ये है कि हमारे पास ये जो डायग्राम दी है इसमें एक एंजाइम दी हुई है, एक उसके साथ इनहिबिटर जोड़ा हुआ है, एक सबस्ट्रेट जोड़ा हुआ है। तो ये सबस्ट्रेट कौन सा होगा, क्या है? ये कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल होगा, नॉन कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल होगा, या इरिवर्सिबल होगा, ये रिवर्सिबल होगा। आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें, मैं अपने टॉपिक को की तरफ जाता हूं और एंड पर हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको ये क्वेश्चन खुद आ जाएगा जब आप ये वीडियो देख लेंगे। ये क्वेश्चन ही ऐसे बहुत से हजारों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश कर देंगे। आज का जो लेसन है हमारा, आज का जो वीडियो लेक्चर है, वो इन्हीं सवालों पर मबनी होगा। इनहिबिटर क्या होते हैं और इनहिबिटर क्या काम करते हैं, ये आपके लिए इतने डेंजरस क्यों हैं। मैंने अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस वीडियो लेसन को बिल्कुल स्टूडेंट के लिए मैंने इसको बड़े एक एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूं। तो इनहिबिटर की डेफिनेशन से एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, अब देखो उसको डेफिनेशन को ही मैंने एमसीक्यूज में बदल रहा हूं। वो कहता है इनहिबिटर इज अ केमिकल सब्सटेंस होगा, ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट इनहिबिटर नहीं बनेगा। इनहिबिट से बड़ा इनहिबिटर जो इनहिबिट करता है, रोकता है, रिटार्ड करता है, डिक्रीज करता है। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम के अगेंस्ट काम करता है, उनको काम करने से रोकता है, उसको कहते हैं इनहिबिटर। तो वो तुंदी बाद मुखालिफ है, ठीक है। तो ये इनहिबिटर क्या होते हैं? दीज इनहिबिटर आर एक्चुअली एग्जैक्टली एंटागोनिस्टिक टू एक्टिवेटर। तो एमसीक्यूज आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू आर अपोजिट टू ईच अदर, इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। क्लियर? तो ये अपोजिट पेयर ऑफ टर्म है। इनहिबिटर हमेशा विच वन ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेटर विच वन ऑलवेज डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इनहिबिटर। सो इनहिबिटर आर एक्चुअली opponent to activator, opponent to enzyme. These are chemical substance which can react in place. किसकी जगह पर काम करेंगे? आगे एमसीक्यूज आ सकता है, हमेशा सबस्ट्रेट की जगह पर काम करेंगे। तो ये देखें सबस्ट्रेट भी पड़ा है रेड कलर का, लेकिन इनहिबिटर साहब आके बैठ के नहीं मैंने रिएक्ट करना है। तो इनहिबिटर वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कहते हैं हम भी सबस्ट्रेट जैसे, हम भी एक्टिव साइट पर बैठ सकते हैं। सो केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन रिएक्ट इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम। किसके साथ? एंजाइम के साथ रिएक्ट कर रहे।
बट नॉट ट्रांसफर्ड इनटू, किस में नहीं बदलेंगे, सबस्ट्रेट किस में बदलता है, प्रोडक्ट में, तो यहां पर क्या आएगा, प्रोडक्ट। तो ये चीज एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। सो इनहिबिटर इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कैन रिएक्ट इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट बट नॉट ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे, उसकी रीजन ऐसी है, जैसे मैं आपको कहूं कि एक बंदा प्लेयर नहीं है, जैसे हमारी एक आदत बन गई है ना, हमेशा हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जो बेचारा खेल रहा होता है उसी पर क्रिटिसाइज करते हैं, जो काम कर रहा होता है उसी पर क्रिटिसाइज करते हैं। वो बेचारा रिजवान खेल रहा है, उसी के पीछे लग गई है पूरी कौम, वो बहुत स्लो खेलता है, बहुत ऐसे रोक रोक के खेलता है, ऊंचे छक्के मारे। तो मेरा पता क्या ज़हन होता है, जो बंदा ज्यादा क्रिटिसाइज कर उसको आ जाओ आप आगे मारो, मार के दिखाओ, वो पहली बॉल बोल्ड हो जाएगा। तो बात यह है कि ये भी वही इनहिबिटर हैं जिनका काम ही होता है तनकीद करना। तो ये वो इनहिबिटर होते हैं, ये कहते हैं हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो ये काम कर सकते हैं जनाब, हम भी तो खिलाड़ी हैं, हमारे पास भी दो बाजू हैं, हम भी बैट लेकर जाकर रिजवान क्या शायद अफरीदी जैसे छक्के मार लेंगे। फिर बंदा कहता है आओ ना जरा, आओ ना मैदान में, उनको भेज दें आप, और पहली बॉल पर बोल्ड। तो बात यह है कि ये भी कहते हैं जनाब हम भी सबस्ट्रेट जैसे हैं, हम भी जाकर एंजाइम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, हम भी जाके बैठेंगे तो एंजाइम कहती है आओ ना जरा, आओ बैठो। तो इनहिबिटर एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स ये भी बना लेते हैं। सो विच वन कैन बाइंड एट एक्टिव साइट, इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है, सबस्ट्रेट भी। अब ये जो ईआई कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर ये बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो वो होता है हाई एनर्जी। हाई एनर्जी मीन उसके पास क्या होता है, एनर्जी होती है, उसके पास टेक्निक्स होती हैं, स्किल्स होती हैं, वो ओपनर जाके फिर खेल सकता है, 50 भी बना सकता है, स्लो या फास्ट मैटर नहीं करता। लेकिन जो होगा ना इनहिबिटर, बस तनकीद करना उसने, उसको जब भेजेंगे ना तो जनाब जाओ जाओ आप बैठो, वो नहीं कर पाएगा, क्यों, उसके पास स्किल्स ही नहीं है। अब इनके यही इनहिबिटर के साथ होता है, दे कैन बाइंड विद एंजाइम्स, फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, क्रीज पर वो भी चला जाएगा, अंपायर से गार्ड लेगा, फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, लेकिन अनएबल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वो छक्का नहीं मार पाएगा, इवन के वो स्लो भी 1 आवर रोक के भी नहीं खेल पाएगा। क्यों, उसके पास वो टेक्निक्स, वो स्किल्स, वो एनर्जी नहीं है। तो जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है तो वो हाई एनर्जी, हाईली स्किल्स, हाईली एनर्जी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके पास इतनी पावर होती है कि ये जाकर आगे कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट कर सकता है, और वो कैटालिटिक साइट जब एक्टिव होगी ना तभी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लिहाजा इनहिबिटर बाइंड तो कर जाएंगे एंजाइम के साथ, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा, लेकिन वो हाई एनर्जी नहीं है, वो लो एनर्जी है, इट इज अनएबल टू एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट। सो जब तक कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होगी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये रीजन है व्हाई प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। फिर क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं बन रहा, मान लिया ठीक है नहीं बन रहा प्रोडक्ट, तो फिर क्या होगा जनाब, फिर ये होगा 10 ब्लॉक एक्टिव साइट टेम्पोरली आर, आगे फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होगा परमानेंटली, या ये आर्जी तौर पर क्रीज में जाकर बैठ जाएंगे, नहीं मैंने खेलना ही खेलना है, या फिर परमानेंटली वो पीछे उखाड़ के फेंक देंगे, मैं नहीं खेलूंगा तो कोई भी नहीं खेलेगा। तो ये फिर क्या करेंगे, एक्टिव साइट को या आरजी तौर पर ब्लॉक कर देंगे, आरजी तौर पर तो सिक्योरिटी को बुलाएंगे, चले उखाड़ के बाहर फेंक के आया था बड़े फन्ने खान छक्के मारने, रिजवान पर क्रिटिसाइज कर रहा था, बाबर पर क्रिटिसाइज कर रहा था, विराट कोहली पर क्रिटिसाइज कर रहा था, तो बनो विराट कोहली फिर आकर, बनो बाबर, बनो रिजवान, तो फिर ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्पोरली, तो गार्ड उसको उठा के बाहर फेंक देगा, तो ये टेम्पोरली ब्लॉक करेगा। इसकी वजह से जो खेल में मुदाखलत होगी थी वो रिवर्स हो जाएगी, वो रिवर्सिबल बन जाएगा। लेकिन परमानेंटली आगे उसने बाल ठाकरे बन गया ना, मैं पीछे उखाड़ दूंगा यहाँ पर, अगर ये नहीं खेलना है मुझे नहीं खेलने दोगे, मैं नहीं तो पीछे उखाड़ दूंगा, फिर परमानेंटली वहां पर क्रिकेट बैन हो जाएगी। तो बात कहती है परमानेंटली आकर एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, तो दे फॉर्म इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग फिर ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बनेंगे। एग्जांपल्स क्या है, जितने भी जहर हैं, पॉइजन हैं, ये इनहिबिटर होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटर क्या, साइनाइड है। साइनाइड जो होता है पोटेशियम साइनाइड विद इन द सेकंड आपकी डेथ कर सकता है। क्यों करता है वो आगे हम डिस्कस करते हैं।
एंटीबायोटिक्स जितनी भी एंजाइम के इनहिबिटर हैं, लिहाजा ये एंजाइम आपके मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड करेंगी, इसीलिए एंटीबायोटिक्स खाने से आपके पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम होगा, आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी। सो ऑल एंटीबायोटिक्स आर इनहिबिटर, दे रिटार्ड केमिकल रिएक्शन। एंटी मेटाबोलाइट्स लाइक यूरिया, आप यूरिनेशन क्यों करते हैं? ये यूरिया आपकी बॉडी में पैदा हो रहा है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है एंजाइम का, ये ब्लड एंजाइम को डैमेज कर सकता है, डीनेचर कर सकता है, तो यूरिया को ब्लड से निकालना जरूरी है। तो ये तमाम वो केमिकल सब्सटेंस दैट आर एंटी मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड एंटी मेटाबोलाइट्स। These are secondary metabolites not involved in primary metabolism. और some drugs जो होती हैं, not all drugs but some drugs they act as a strong inhibitor. So ये तो बात है जनाब इनहिबिटर की कि ये थी एंजाइम हमारे पास एक है एंजाइम हमारे पास बी, जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट असल में इसका ये है इन दोनों एंजाइम का। एक इनहिबिटर आ गया उठता हुआ, इनहिबिटर ने कह लिया कि मैंने बाइंड करना है, दूसरे इनहिबिटर ने भी कहा मैंने बाइंड कर लेना है। अब याद रखना कि एक इनहिबिटर बाइंड कर रहा है एक्टिव साइट पर, दूसरा नॉन एक्टिव साइट पर, इस बेस पर इसकी टाइप्स कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव होंगी, कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होंगी। तो अब ये जो ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्टिव साइट पर भी बाइंड कर सकता है, नॉन एक्टिव साइट, सो इनहिबिटर कैन बाइंड बोथ एट एक्टिव साइट एंड नॉन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर जब भी बाइंड करेगा तो वो कॉम्पिटेटिव कहलाएगा, और जब नॉन एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉन कॉम्पिटेटिव। और जो भी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, आगे अगर ये बॉन्ड परमानेंट बना लेता, कोवलेंट लिंकेज, टाइट लिंकेज, तो हमेशा इरिवर्सिबल, वीक लिंकेज तो रिवर्सिबल। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इनहिबिटर। टाइप्स ऑफ इनहिबिटर जो होती हैं बेसिक टाइप्स हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कि वो बॉन्डिंग कैसी बना रहा है, वो परमानेंट बॉन्डिंग बना रहा है या फिर नॉन परमानेंट वीक बॉन्ड बना रहा है। याद रखना बायोलॉजी में हमेशा वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड को कहते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड को हमेशा टाइट लिंकेज कहते हैं, परमानेंट लिंकेज कहते हैं। सो इनहिबिटर या परमानेंट लिंकेज बनाएंगे या वीक लिंकेज बनाएंगे। अगर वीक लिंकेज बनाते हैं तो रिवर्सिबल, और अगर परमानेंट लिंकेज बनाते हैं तो इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन समथिंग रिवर्स, वो वापस पीछे आ सकती है, यानी अपने मौकफ से पीछे हट सकता है। क्यों? बड़ा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वीक बॉन्ड बनी हुई है। सो इनहिबिटर इफ दे बाइंड, दे फॉर्म अ वीक लिंकेज, हाइड्रोजन लिंकेज, दे आर डिटैचेबल, वो जुदा हो सकते हैं। देयर एक्शन कैन बी रिवर्स, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं, पीछे हट। जब पीछे हट जाएगा तो एंजाइम खाली हो जाएगी, सबस्ट्रेट के साथ वो काम करेगी, तो नॉर्मल आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन कुछ इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो जाकर जकड़ साथ के साथ चिमट जाते हैं, वो टाइट लिंकेज बनाते हैं, कोवेलेंट लिंकेज बनाते हैं, परमानेंटली बॉन्ड उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। देयर एक्शन कैन नॉट बी रिवर्स। तो इनहिबिटर whose action can be reversed, inhibition that can be reversed is called reversible inhibition, and that inhibitor is called reversible inhibitor. An inhibition that cannot be reversed because such inhibitor form permanent linkage. So which one form permanent linkage? Irreversible. Which one form weak linkage, hydrogen linkage, loosely bound, reversible? Which one of the following is the detachable inhibitor? जुदा किया जा सकता है, reversible, non-detachable, irreversible. Which one the following inhibition can be reversed, reversible, cannot be reversed, irreversible? अब वो जो आप पढ़ते हैं ना साइनाइड, जहर, वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है आपकी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का। ये एंट्री टेस्ट में एक बार एमसीक्यूज आ चुका है। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर में हम पढ़ेंगे किसको? साइनाइड को। ये साइनाइड जो होता है ये एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। कौन सी एंजाइम का? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। वो जो आप रेस्पिरेटरी चेन में पढ़ते हो ना, बायोजेनेटिक्स में, रेस्पिरेटरी चेन में, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3, तो ये सारी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है जो कि एनर्जी बनाती हैं। जब ये सारी एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगी तो आप ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ब्रेन में फौरन उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपकी फौरन डेथ। तो ऐसे जहर आपको मारते हैं। एक्चुअली वो जाकर एंजाइम को इनहिबिट कर लेते हैं, एंजाइम काम नहीं करेंगी, आपको एटीपी नहीं मिलेगी, तो आपकी डेथ हो जाएगी। सो ये क्वेश्चन कैसे आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है? एन इनहिबिटर दैट फॉर्म डैश लिंकेज इज कॉल्ड डैश। ये लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपने एमसीक्यू का स्टेटमेंट यहां से आपने देखना है कि आंसर क्या होगा, रिवर्सिबल आंसर करना है या
इरिवर्सिबल आंसर करना है। अल्फा रिवर्सिबल हो सकता है, बीटा इरिवर्सिबल। अब हम देखेंगे अगर उसने पूछा क्या रिवर्सिबल के बारे में पूछा हुआ है, तो रिवर्सिबल लिंकेज हमेशा क्या बनाएंगे, वीक लिंकेज बनाएंगे। और अगर इरिवर्सिबल पूछा है तो ये लिंकेज क्या बनाएंगे, टाइट लिंकेज या कोवलेंट लिंकेज। अब अगर उसने आपको लिंकेज बताया है और इनहिबिटर फाइंड आउट करना है तो आपने वीक लिंकेज देखना है। वीक लिंकेज तो इनहिबिटर कौन सा होगा, रिवर्सिबल। टाइट लिंकेज, कोवलेंट लिंकेज, परमानेंट बाउंड होगा तो इरिवर्सिबल। अब जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो दोनों को आगे हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ कि वो इनहिबिटर किस जगह पर बाइंड करता है। अगर वो बाइंड करेगा, अगर वो वीक लिंकेज एक्टिव साइट पर बनाएगा तो रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव। अगर वो परमानेंट लिंकेज एक्टिव साइट पर बनाएगा, परमानेंटली ब्लॉक करेगा एक्टिव साइट को, तो वो कॉम्पिटेटिव ही रिवर्सिबल कहलाएगा। तो ये दोनों टाइप्स इन दोनों की हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी। डिपेंड करता है कि वीक लिंकेज किस जगह पर बनता है। अगर वीक लिंकेज एक्टिव साइट पर बनेगा तो कॉम्पिटेटिव, अगर वीक लिंकेज एक्टिव साइट के अलावा बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। अगर वो टाइट लिंकेज कहां पर बनेगा, एक्टिव साइट पर, इनहिबिटर दैट बाइंड टाइटली एट एक्टिव साइट, तो इरिवर्सिबल भी होगा, कॉम्पिटेटिव भी होगा। सो कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल। सो इसकी क्वेश्चन आपसे, आपने कॉम्पिटेटिव और इन नॉन कॉम्पिटेटिव को कैसे तलाश करना है, उसके लिए आपने देखना है कि बाइंडिंग कहां पर कर रहा है। एन इनहिबिटर दैट बाइंड विद एक्टिव साइट है या एट एक्टिव साइट है तो वो क्या होगा, कॉम्पिटेटिव होगा। और नॉन एक्टिव साइट पर होगा, बाइंड एट नॉन एक्टिव साइट, तो वो क्या होगा, नॉन कॉम्पिटेटिव। अब हम देखते हैं कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर को थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये कुछ वर्ड लिखे, मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। कहता है इरिवर्सिबल चेक करते हैं, स्टॉप करते हैं रिएक्शन रेट को बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट, यानी हमेशा एक्टिव साइट पर बैठते हैं, लिहाजा ये कॉम्पिटेटिव ज्यादा होते हैं। तो दे स्टॉप द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट आर डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर किस वजह से होती है, एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर उसकी नॉन कॉम्पिटेटिव साइट की वजह से होती है। उसकी किस साइट की वजह से, नॉन कॉम्पिटेटिव। सो इरिवर्सिबल इनहिबिटर हमेशा स्टॉप कर देंगे रिएक्शन को, या बाइंड करेंगे एक्टिव साइट पर या बाइंड करेंगे नॉन एक्टिव साइट, यानी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे। जहां पर भी बाइंड करेंगे, अगर नॉन कॉम्पिटेटिव साइट पर बाइंड कर रहे हैं तो वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वो क्या होगी, एंजाइम डीनेचर हो जाएगी। और अगर कॉम्पिटेटिव साइट पर, एक्टिव साइट पर बाइंड कर रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगे, दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड है तो वो इरिवर्सिबल है, और एक्टिव साइट है तो वो कॉम्पिटेटिव होगा। और दे में फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट, या फिजिकली आकर उसमें बैठ जाएंगे, वो कोवलेंट लिंकेज नहीं बनाएंगे। फिजिकली का मतलब है कि यहां पर वो रिएक्शन नहीं कर रही, देखिए बॉन्ड बन गई, रिएक्शन बन जाएगा। तो दे में फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट, या वो क्या लूजली बाउंड कर लेंगे एक्टिव साइट के साथ। तो ये जो ये हमारे पास हैं, अगर तो वो लूजली बाउंड होंगे तो फिर वो इरिवर्सिबल नहीं होंगे, वो रिवर्सिबल हो जाएंगे। तो दे सम टाइम वो एक्टिव साइट पर कोवलेंट लिंकेज बनाकर उसको डिस्ट्रॉय कर दें, एक्टिव साइट की शेप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन बाज का तो वो कोवलेंट लिंकेज बनाकर क्या करेंगे, उसको फिजिकली ब्लॉक कर देंगे। फिजिकली कैसे ब्लॉक कर देंगे कि उस पर कोई सबस्ट्रेट आके बैठ नहीं सकेगा। जैसे हमारे पास ये काइमोट्रिप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है, इसका ये हमारे पास एक इनहिबिटर है DIPF। तो ये इनहिबिटर हमेशा बाइंड कहां पर करता है, ये उसके एक्टिव साइट पर बाइंड करता है और उस पूरी एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होते हैं, दे फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम। रिवर्सिबल हमेशा वीक लिंकेज बनाएंगे। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज। अब देखें रिवर्सिबल है ना, तो इनको आप इनके इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज एक बार एंट्री टेस्ट में पूछा जा चुका है कि विच वन द फॉलोइंग इनहिबिशन कैन बी न्यूट्रलाइज, तो वो है रिवर्सिबल इनहिबिशन। कंप्लीटली भी कर सकते हैं या पार्टली कर सकते हैं बाय इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्योंकि जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम पर एक फिजिकल क्या होगा, उस पर एक बर्डन या स्ट्रेस बढ़ेगी कि जो चीज मेरा सबस्ट्रेट है वो तो और है जो बढ़ता जा रहा है। तो वो जो इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट है एक्चुअली वो क्या करेगी, वो स्ट्रेस कॉज करेगी एंजाइम पर, तो वो अपने इनहिबिटर को उठा के बाहर फेंकेगी, इनहिबिटर रिवर्स हो जाएगा और एंजाइम अपना काम शुरू कर देगी।
अब जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है इनकी दो टाइप्स हैं, जैसे कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब कॉम्पिटेटिव क्या होगा? कॉम्पिटेटिव की हमेशा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होगी विद सबस्ट्रेट। कॉम्पिटेटिव देखें, कंपटीशन किसके दरमियान होता है? कंपटीशन हमेशा दो एक जैसी चीजों के दरमियान होता है। तो देखें जब दो एक जैसी चीजें होंगी तो उन्हीं में मुकाबला होगा। अब घोड़े को आप कुत्ते के साथ तो नहीं मुकाबला करवा सकते ना, उनका मुकाबला ही नहीं है। तो आप घोड़े और गधे का आपस में मुकाबला कर सकते हैं, तो दोनों सिमिलर तो है ना। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर विद सबस्ट्रेट। अब आप घोड़ सवारी या घोड़ रेस कर रहे हैं, घोड़ों के आप दौड़ लगा रहे हैं, तो आप गधे को वहां पर ले जाएं तो क्या होगा? वो दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो घोड़े जैसा है, घोड़ा नहीं है। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट के। सो गलती से हमेशा कोई भी, जैसे ये सबस्ट्रेट है वो थोड़ा बहुत अगर इस सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत इससे नीचे से ये मिलता है, तो ये थोड़ा सा मिलता है, तो ये सबस्ट्रेट के बजाय इनहिबिटर आकर बाइंड कर देगा। तो अगर कोई भी सबस्ट्रेट इनहिबिटर जैसा है और इनहिबिटर सबस्ट्रेट जैसा है, तो वो आकर एक्टिव साइट पर बाइंड कर लेगा। तो बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर विद सबस्ट्रेट, गलती से उनको बाइंडिंग साइट क्या कर लेगी? बाइंड कर लेगी। एंड आर नॉट एबल टू एक्टिवेट कैटालाइट साइट, वो कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। वो रीजन मैं आपको बता चुका हूं। सो दस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। अब जैसे आपकी बुक में एक वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल दी हुई है, ये एक रिएक्शन है क्रैब्स साइकिल का। क्रैब्स साइकिल में जहां पर कन्वर्ट होता है सक्सीनेट फ्यूमारेट में, तो सक्सीनेट जब कन्वर्ट हो जाता है किस में? फ्यूमारेट में। तो इस फ्यूमारेट में जो एंजाइम इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम हाइड्रोजन निकालती है। तो जैसे ही वो एंजाइम हाइड्रोजन निकालती है तो यहां पर एक को एंजाइम एक्ट करती है FAD, वो हाइड्रोजन FAD लेकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? FADH2 में। सो इन कन्वर्जन ऑफ सक्सीनेट टू फ्यूमारेट विच वन इज कोएंजाइम FAD, विच वन एंजाइम? सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सो होगा क्या? सक्सीनेट की स्ट्रक्चर देखना, ये एंजाइम की स्ट्रक्चर है सक्सीनेट की। बेटा सक्सीनेट होता है 4 कार्बन कंपाउंड, 1 ये देखें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ये डाई कार्बोक्सिलिक होता है, 2 कार्बन इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हिस्सा है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और सेंटर में जो 2 कार्बन है वो किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हिस्सा नहीं है। अब होगा क्या यहां पर? ये नॉर्मल रिएक्शन में चूंकि ये एक्चुअली फिट हो जाएगा किसमें? एंजाइम में, और बनेगा सक्सीनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। सक्सीनेट ये एंजाइम कौन सी है? सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एक्चुअली इसने ये हाइड्रोजन निकालनी है, एक हाइड्रोजन यहां से निकालेगा, एक यहां से, तो टोटल 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। अब होगा क्या कि एक हाइड्रोजन यहां से निकल गई थी, तो यहां पर CH, यहां पर देखें CH2 के बजाय CH रह गया। एक हाइड्रोजन यहां से निकली, यहां पर भी CH रह गया, दोनों की एक बॉन्ड कम हुई और दरमियान में डबल बॉन्ड बन गई। क्लियर? तो ये सक्सीनेट जब अनसैचुरेटेड हो जाता है तो ये फ्यूमारेट बन जाता है। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फ्यूमारेट है और सैचुरेटेड फैटी एसिड में सक्सीनेट है। ये नॉर्मल रिएक्शन है जो क्रेब्स साइकिल में होता है कि सक्सीनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट। अब होता क्या जनाब, वहां से उठ के आ जाता है एक मेलोनेट या मेलोनिक एसिड आ जाता है। मेलोनिक एसिड आ जाता है, उसकी आयनिक फॉर्म को मेलोनेट कहेंगे। ये एक्चुअली डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो है, जस्ट लाइक सक्सीनेट। सक्सीनेट में भी 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 है, इसमें भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर है और दूसरा यहां पर है, देख लें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सेंटर में 2 कार्बन के बजाय 1 कार्बन है, तो ये एक्चुअली 3 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये 4 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो चूंकि ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो है ना, डाइकार्ब 2 फंक्शनल ग्रुप तो है ना उसमें, तो ये सिमिलर हो गया, मेलोनेट इज सिमिलर टू सक्सीनेट। सो ये गलती से एंजाइम इसको बैठा लेती है, आओ जी बैठो आप। वो क्या कहां बाइंड कर रहा है? एक्टिव साइट पर, लिहाजा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होगा। लेकिन चूंकि ये इसके सेंटर में 2 हाइड्रोजन आना जरूरी थी, ठीक है ना, यहां पर 2 कार्बन आना जरूरी थी। यहां पर क्या है? 2 कार्बन है, यहां पर क्या है? 1 कार्बन है, तो इसमें 1 कार्बन है, लिहाजा यहां पर हमेशा हाइड्रोजन 2 अल्टरनेटिव कार्बन से निकलती है। तो जब वो, क्योंकि ये लेस, इसके एनर्जी क्या होगी? कम। वैसे भी इसमें CH बॉन्ड कितनी है? 4 CH बॉन्ड है, इसमें 2 CH बॉन्ड है, तो इसकी एनर्जी कम होगी। तो ये जो मेलोनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स होगा, ये कैटालिटिक साइट को एक्टिव नहीं कर पाएगा, सो नो प्रोडक्ट। So whenever malonic acid bind with enzyme succinate dehydrogenase, no product is formed. This inhibition is called competitive reversible inhibition.
इसी तरह से व्हेन सक्सिनेट बाइंड विद सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन विच वन इज द प्रोडक्ट, फ्यूमारिक प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट बनेगा, यस बनेगा। अब malonic acid is structurally similar with succinate. Malonic acid is a competitive inhibitor of which enzyme? Succinate dehydrogenase. तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब हम आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को। दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमेशा एक्टिव साइट के अलावा जुड़ेंगे। अब जो पहली मैंने आपको स्टार्ट ऑफ लेक्चर में एक डायग्राम बनाई थी, जो एक बार पेपर में आ चुकी थी, वो भी ऐसी थी कि उसमें इनहिबिटर एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ा था, ये वाली डायग्राम थी। तो उसमें इनहिबिटर नॉन एक्टिव साइट पर था। तो हमेशा जो नॉन एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा तो उसको क्या कहेंगे? नॉन कॉम्पिटिटिव। ये क्या करेंगे? दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट ए पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट, दे अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। देखिए यहां पर वो बाइंड करेगा तो पूरी उस एक्टिव साइट की शेप ही चेंज कर दी, इसमें फिट नहीं हो पाएगा। जब फिट नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा। They alter the structure of enzyme in such a way that even genuine substrate, अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट आ भी जाए तो बाइंड द एक्टिव साइट, और अगर वो बाइंड गलती से कर भी जाए तो कैटालिसिस नहीं होगी, क्योंकि उसने एंजाइम की ज्योमेट्री डिस्टर्ब कर दी है। सो यहां तक हमने डिटेल डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो की एक्सरसाइज पर मैं बनाऊंगा। तो इन जनरल में आपको अगर व्यू दूं तो इनहिबिटर कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जो कि एंजाइम के साथ बाइंड कर सकता है लेकिन प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा डिक्रीज करेगा। इनहिबिटर अगर कोवलेंट लिंकेज बना रहा है तो वो क्या होगा? इरिवर्सिबल, और अगर वीक लिंकेज बना रहा है तो वो क्या होगा? रिवर्सिबल। इनहिबिटर अगर एक्टिव साइट पर बाइंड कर रहा है, कोई भी बाइंडिंग हमें नहीं पता कैसी बना रहा है, एनी इनहिबिटर दैट बाइंड एट एक्टिव साइट तो वो कॉम्पिटिटिव होगा, और नॉन एक्टिव साइट पर तो नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। लेकिन अगर मैं ये बता दूं इनहिबिटर दैट बाइंड टाइटली एट एक्टिव साइट, तो फिर टाइटली बाइंड है तो फिर इरिवर्सिबल भी होगा, और एक्टिव साइट पर बाइंड कर रहा है तो वो कॉम्पिटिटिव भी होगा। सो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो लेसन आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा, और बिल्कुल एंट्री टेस्ट वाले स्टूडेंट इस पर बड़े गौर से इसको देखें। एक एमसीक्यू मस्ट आ रहा होता है यहाँ से। तो सो ये रीजन है कि साइनाइड आपको जहर जो भी खाएंगे तो इनहिबिटर बनकर आपको डैमेज करेंगे। आप एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो आपके एंजाइम के इनहिबिटर बन जाती हैं, लिहाजा आपको एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएंगी तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम काम नहीं करेंगी, तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से आप अगर साइनाइड फौरन खा लेते हैं तो वो साइनाइड इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन है कि आपके ब्रेन के अंदर काम करने वाले एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है, जिससे आपकी डेथ हो सकती है, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी। फिर मिलेंगे, चलते चलते अपना बहुत ख्याल रखिएगा।